जय हिंद साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना हो, सारा दिन उस पर फोकस करिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिया था। कहने का मतलब है आनंद को, सारिपुत्र, मोंगलान और सुभद्र। तो इन चारों में से बताइए किसने दिया था। तो गौतम बुद्ध ने पावापुरी से कुशीनगर चले गए। वो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे और अपने शिष्य सुभद्र के यहाँ रुके और सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुभद्र। ध्यान रखना, अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने किसको दिया था, सुभद्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो ध्यान रखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के कौन से तृतीय मंडल में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो देखिए, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी किया था किसने, इल्तुतमिश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखना। सिक्का चांदी का टका किसने जारी किया था, इल्तुतमिश ने। तो 1211 से लेकर 1236 के बीच चांदी के सिक्के का टका और तांबे का क्या, जीतल नाम के दो सिक्के जारी किए थे किसने, इल्तुतमिश ने। ध्यान रखना, चांदी के सिक्के का टका और तांबे का सिक्का जीतल जारी किए थे किसने, इल्तुतमिश ने, 1236 में। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। और इसका विरोध किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। विचरोल, लुइफिसर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। तो ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ध्यान रखना, किसने, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, चिरोल। राइट आंसर कौन होगा, ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाले बाग में हत्याकांड हुआ था। तो इसमें ध्यान रखना है, इसके विरोध में सी शंकर नायर ने, किसने, सी शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, सर शंकर नायर ने। ध्यान रखना। और इसी जलियांवाले बाग के हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी। ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी इसी जलियांवाले हत्याकांड में। ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज,
रावी, चिनाब, ब्यास। तो देखो रावी, ब्यास और चिनाब इन तीनों नदियों का उद्गम स्थान भारत में है। सतलज नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, ये तिब्बत चीन में से होता है। ध्यान रखना कहाँ से होता है, तिब्बत चीन से। और ये सतलज नदी का उद्गम स्थान राक्षस ताल झील से होता है, जो कैलाश पर्वत के पास स्थित है। ध्यान रखना कहाँ स्थित है, कैलाश पर्वत के पास स्थित है, राक्षस ताल झील से होता है। ये चीन तिब्बत में पड़ता है। ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, चीन तिब्बत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जा सकता है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ध्यान रखना बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा, किसके द्वारा, आयन मंडल द्वारा परावर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा, आयन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना बेतार संचार पृथ्वी की सतह को किसके द्वारा परावर्तित किया जा सकता है, तो आयन मंडल द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है। गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो ध्यान रखना पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक घटक हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे घास फूसी आती है। ध्यान रखना। तो जैविक घटकों में से कौन सा उत्पादक होता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, जैव घटक होते हैं सजीव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा। अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, बेलनाकार दर्पण है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा। एक दंत चिकित्सक जो डॉक्टर होता है दांतों वाला, वो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि ये छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रति व्यक्ति उत्पाद सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, स्वाधार योजना है अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुष हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। तो स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों महिलाओं की जो बेसहारा है और जो प्राकृतिक आपदा है, वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी हैं, जो बेसहारा हो गई हैं, बेघर हो गई हैं, उनके लिए कठिन परिस्थितियों में स्वाधार योजना 2002 में शुरू की गई। ध्यान रखना कब की शुरू की गई थी, 2002 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है ये स्वाधार योजना। ध्यान रखना स्वाधार योजना का के लिए कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जो बेघर हो गई हैं, बेसहारा हैं, उनकी सहायता के लिए। ध्यान रखना किसने, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है ये। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज नियंत्रण पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो ध्यान रखना गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। इसी को बोला जाता है ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है, जिसे कहा जाता है न्यास पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर कौन होगा, बी। ध्यान रखना न्यास पर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। 15 से 60 वर्ष आयु वाले, 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले, 50 वर्ष से ऊपर आयु वाले, 0 से 14 वर्ष आयु वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखना 0 से 14 वर्ष के आयु के समूह को शामिल किया गया इसमें। ध्यान रखना जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, तो 0 से 14 वर्ष आयु वाले समूह को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान रखना लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, सर्दियों में तेजी हो जाती हैं।
इसका कारण ये होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की जब लंबाई बढ़ जाती है तो लोलक का आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। इसका सूत्र होता है टी बराबर लोलक का 2 पाई √L/G। ध्यान रखना। तो जब इसकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाती है। आवर्तकाल बढ़ जाने के कारण इसकी लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो ध्यान रखिएगा, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो जब डेंगू बुखार हो जाता है मनुष्य को तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार हो जाने से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी कि प्लेटों की संख्या में कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। डेंगू बुखार में क्या होता है? मानव शरीर में प्लेटों की संख्या कम हो जाती है। इसका राइट आंसर ए रहेगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? पर्णहरित को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। तो उसमें लोहा तत्व पाया जाता है, Fe। क्या पाया जाता है? लोहा, Fe। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ए। ध्यान रखना, राइट आंसर ए हो जाएगा, लोहा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो ध्यान रखना, लोकसभा में बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लोकसभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, किसी भी हाईकोर्ट को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त में सभी को। तो ध्यान रखना, संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कृष्णा नदी पर, सतलज नदी पर, गोदावरी नदी पर और नर्मदा नदी पर। तो कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखना, कोल बांध परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? सतलज नदी पर, और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। एक तरफ जनजातियों के नाम दिया है, दूसरे राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो देख, पहला है गद्दीस का संबंध किससे है? गद्दीस कहाँ की जनजाति है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। टोडा कहाँ की है? तमिलनाडु की है। टोडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की। खासी कहाँ की है? खासी जनजाति है तुम्हारी कहाँ की? ध्यान रखना, ये मेघालय की है। खासी जनजाति कहाँ की है? मेघालय की। और इसके बाद नागा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो नागा जनजाति कहाँ की? तमिलनाडु की। ध्यान रखना, गद्दीस है हिमाचल प्रदेश की, टोडा है तमिलनाडु के, खासी है मेघालय की, नागा है मणिपुर की। ठीक है, इस तरह से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1970 धनबाद में, 1958 नागपुर में, 1956 नई दिल्ली में, 1960 चेन्नई में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना 1858 में नागपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? नागपुर में 1858। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ध्यान रखना, पूछा जाता है नीरी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर स्थित हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख जनसंख्या वाले नगर हैं?
35 है, 46 है, 53 है और 57 है। तो ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53 है। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 53। राइट आंसर कौन होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखना, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख वाणिज्य फसल है? बताइए, उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्य फसल कौन है? जूट है, गन्ना है, कपास है, तिलहन है। तो ध्यान रखना, ऐसी फसलें जो केवल व्यापार व्यावसायिक दृष्टि से की जाती हैं वे वाणिज्य फसल कहलाती हैं। ध्यान रखना, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो व्यापार व्यवसाय के लिए की जाती हैं वो वाणिज्य फसल होती हैं, तो गन्ना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग तो अलीगढ़ में है, बिल्कुल सही है। ताला जो है अलीगढ़ में बनते हैं, तो ताला उद्योग अलीगढ़ में है। कालीन उद्योग ये भदोई में है, ये भी सही है। कालीन जो भदोई में बनती है तो कालीन उद्योग भदोई में है। चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में नहीं है। चूड़ी उद्योग है फिरोजाबाद में, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है क्या? फिरोजाबाद, तो चूड़ी उद्योग है फिरोजाबाद में, तो सब ये सही नहीं है। चिकन उद्योग तो ये लखनऊ में, ये भी सही है। चिकन उद्योग कहाँ? लखनऊ में। तो कह रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, चूड़ी उद्योग कहाँ? फिरोजाबाद में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग लाइक नहीं करते भाई, लाइक कर दिया करो। लाइक करने से हमें ठीक है प्रमोट होता है और हमारा मनोबल बढ़ता है, तो एक लाइक तो बनता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? 898 में 1000 पर 898, 836 में 1000 में 836, 912 1000 में और 950 1000 में। कहने का मतलब ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं, ये इनका लिंग अनुपात है। ठीक है, ध्यान रखना, राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।